नाम क्या था उसका, एक्सप्रेशन क्या था? जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही करंट डेंसिटी की है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। करंट डेंसिटी करंट की डायरेक्शन में होगी, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती बट इसकी होगी। ठीक है। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या? और ये? हाँ, डी डी एफ नेट बाई डी एक्स बराबर जीरो। ये तूने पोजीशन के रेस्पेक्ट में एफ नेट का डिफरेंशिएशन किया है ना, तो इससे पता है क्या आएगा कि मेरा फोर्स किस पोजीशन पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए मेरे को? समेशन ऑफ फोर्स चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए? या फिर ये किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है, बल्कि ये नहीं, ये। तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। मतलब समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या होने चाहिए? ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ये क्या है? एट अ पॉइंट। ये भी क्या है? एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर सारे के सारे फोर्सेस, दुनिया के सारे फोर्सेस का समेशन अगर जीरो हो जाता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं है वहां फोर्स नहीं है, फोर्स है, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे को काट के क्या कर रहे हैं? नेट जीरो बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये वैसे इक्विलिब्रियम की बात आई कहां से? एकदम। हाँ। नहीं, मैंने तेरे को देख खुद ही बता दिया, तूने मेरे को सवाल तो नहीं बताया। मैंने देखती बता दिया क्या पूछ रहा है वो। किस पोजीशन पे फोर्स या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है बेसिकली। किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप जीरो दो ही जगह पे हो सकता है, तो मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे अगर मैं तुमसे ये ग्राफ बना के पूछ लूं कि इसमें मेरे को बताओ मैक्सिमम पॉइंट तो ये है ना, मिनिमम पॉइंट ये है, यहाँ पे स्लोप क्या है और यहाँ पे स्लोप क्या है? दोनों जगह स्लोप जीरो है, 0 डिग्री का एंगल है, टेन थीटा जीरो। तो इसका मतलब स्लोप जीरो होने का मतलब दो ही चीजें हो सकती है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। और स्लोप खुद क्या होता है? अगर ये y है ये x है तो dy बाय dx। इसको जीरो कर देंगे तो क्या दो ही, दोनों में से कोई एक ही चीज आ सकती है, तो मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है। ये सब तो बता देता है चैट जीपीटी। अभी तो तुम वहां पहुंचे ही नहीं जो चैट जीपीटी ना बता पाए। हाँ, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट जे कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया था, ये सारी बातें भी हो गई थी अपनी। अब इस पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तुम्हें पता है जे सिग्मा क्या क्या पता है? अब तुम्हें वो बता देता हूँ। देखो, तुमने देख लिया वीडी क्या होता है, क्या है बताओ? क्या बोल भी दो, कल बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नाम नाम बोल दो बस, वो तो पता नहीं फॉर्मूला तुम जिंदगी में कब पढ़ लोगे अपनी। अच्छा, और आई बोले तो करंट। जे, वाह, करंट डेंसिटी। ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टाओ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? और हाँ, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नॉर्मल एरिया नहीं है, कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन वाला एरिया। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें अगर तुम्हें पता है, अब मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। एक मैंने कंडक्टर लिया ऐसा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहां अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है तो यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया A2 रहेगा। दूसरा मैंने लिया ऐसा, दूसरा कंडक्टर है ऐसा। नमस्ते। बस 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 जल्दी बैठ। हाँ, ये क्या बदतमीजी होती है? 8 मिनट बाद आके टेटे पे करते हो। जल्दी बोल, क्या पूछ रहा है? क्यों? सारी पूरी लाइन, पूरी गली भरी पड़ी है कैमरे के सामने वाली। कैमरे के सामने वाली पूरी गली भरी पड़ी है। लगा दी भाई, अब क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो अगर वो उठ जाती है मेरे से पैसे मांगेगा? ये नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, एमसीडी वाले नहीं उठाते हैं। एमसीडी वाले तो पैसे मांग के पर्ची काट लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते। उठाने वाला तो उठा ले जाता है, उसे थोड़ी ना पर्ची चाहिए। नहीं, कैमरे में पता तो लग जाता है ना किसने उठाई है। कभी कभी मिल जाता है, किस्मत के धनी लोगों को वापस मिल जाती है। नमस्ते। यहाँ A1 बराबर A2।
थ्रू आउट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सेम यूनिफॉर्म। यहाँ थ्रू आउट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म, बढ़ता हुआ है, ठीक है। अब मेरे कुछ सवाल, जैसे अगर मैं यहाँ बोल दूं करंट है I1, यहाँ बोल दूं करंट है I2, यहाँ बोल दूं करंट डेंसिटी है J1, यहाँ बोल दूं करंट डेंसिटी है J2, यहाँ बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, यहाँ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 और यहाँ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। बताओ I1 I2 में क्या रिलेशन होगा? अरे बराबर होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। तो अगर यहाँ करंट I1 है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट गया होगा उतना ही यहां से आया होगा ना। J1 और J2 किसके बराबर होता है? करंट डेंसिटी I अपॉन A, I1 और A1, I2 A2, I1 बराबर I2 है, A1 बराबर A2 है, तो J1 बराबर J2 है, E1 बराबर E2 होगा। कैसे समझाओ? एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारे पास? J बराबर सिग्मा E, J बोले तो करंट डेंसिटी क्या बराबर है? अगर सिग्मा और बराबर हो गया तो पक्की बात है E भी बराबर होगा। भाई ये दो चीज बराबर होगी, तीसरी तो अपने आप बराबर होगी ना, ठीक है। तो मेरे को बताओ J बराबर है, सिग्मा बराबर होगा क्या? सिग्मा बताओ किसके बराबर होता है? सिग्मा का फॉर्मूला NE², हाँ टाओ बाय M। अब तक याद ही नहीं हुआ, बताओ, शाबाश। तो इसमें मेरे को बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोच लो, घंटा भर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टेम्परेचर और मटेरियल। अच्छा, और ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे सिर्फ। एनी मतलब कितना चार्ज कंपोज होता है, कितने एरिया कितने वॉल्यूम में, है ना, वो तो सेम ही रहेगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? मेरे को बताओ क्या मैंने मटेरियल बदला? तांबे से लोहा, लोहे से स्टील नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, क्या मैंने टेम्परेचर बदला? नहीं, टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, टेम्परेचर सेम है और मटेरियल सेम है, तो टाउ भी सेम होगा, NE² भी सेम होगा, N तो सेम था ही, तो क्या सिग्मा भी सेम हो गया? तो अगर मेरा सिग्मा बराबर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गया। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ बाय M, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो VD1 VD2 भी तो बराबर होंगे, कि सारी चीजें बराबर होंगी। अब यही चीज उसमें देखनी है हमें, यही चीज इसमें देखेंगे। ये क्यों करा रहा हूँ? इससे तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और 36-50 जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल, वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे। एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी तुम्हें सारी चीजें आती होंगी, ठीक है। तो अगेन वही, कहां से शुरू करते हैं? I1 I2। बोलो I1 I2 के बारे में क्या ख्याल है? सेम? हाँ बोल, सेम। अब तो सेम ही है, 3 लोगों ने कहा, इन दोनों पे तो भरोसा है नहीं, तो बाकी 3 पे थोड़ा बहुत जो है उसके हिसाब से सेम, ऐसा। तो रीजन बता दे, तू नहीं कहा है ना ऐसा नहीं है, रीजन बता दे। क्रॉस सेक्शन एरिया का भाई, ये तो आंख कंधा बता दे, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है। करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैंने पहली क्लास में, जो कि दुनिया की सबसे स्लो क्लास हो सकती थी, उसमें पूरा 1 घंटा क्या बचा है कि करंट एरिया पे डिफाइन होता है लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हाँ तो भाई कभी आ जाता है कभी नहीं आता, ऐसे क्या चलेगा, है ना। यहाँ बेंच लगे हुए हैं, तूने कब देखा हो यहाँ पे सोफे गद्दे ये सब लगे हुए हैं, बता। बेंच लगे हुए हैं ना, नहीं वहां तो तू जा भी नहीं सकता, पिटेगा अलग से। क्या? हाँ चेयर पे। तो सारी चीजें ऐसी है ना जिन पे बैठ के पढ़ा जा सकता है, तो तुझे लगता है कि नहीं भाई हम तो जब मर्जी जाएंगे, ऐशो आराम है। तो करंट क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी क्रॉस सेक्शन से। लेकिन विद इन अ कंडक्टर एंटरिंग चार्ज और लिविंग चार्ज बराबर होना चाहिए, सेम समय में, सेम समय में, है ना। तुमने खुद ही कहा है ना I1 बराबर I2, लो मैं इतना क्यों बकवास कर रहा हूँ, मैथमेटिकली लो मेरे हाथों से तुम। I1 बराबर I2 मतलब NE_A1 VD1 बराबर NE_A2 VD2। अगर I1 बराबर I2 में ले लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को बताओ A1 VD1 बराबर A2 VD2 नहीं आ गया? मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि मैंने वॉल्यूम फ्लो रेट लिखा है। क्या लिखा है? वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम हमेशा किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू बहता है। मुझे पता है कितना बुरा लग रहा है ये सब बोलते हुए, क्योंकि 1 घंटा बोला है मैंने ये सब पहली क्लास में। एरिया की डायमेंशन बोल क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? मीटर पर सेकंड, है ना।
तो ये था मीटर स्क्वायर और ये था मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेट है डी वॉल्यूम बाय dt है। और वॉल्यूम का रेट किससे फ्लो करता है, किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है। लेकिन वो क्रॉस सेक्शन है कितना उस पर डिपेंड करता है क्या, नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज है और कितने टाइम में फ्लो कर गया। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस सेक्शन A1 A2 बड़े हैं या छोटे हैं, मेरा करंट सेम रहेगा। हाँ, जितना यहां से एंटर करेगा उतना यहां से निकलना पड़ेगा वरना फट जाएगा ये। क्लियर है? तो I1 बराबर I2, पहली चीज निपटी। ठीक है, और ये तुम्हें लग रहा है जैसे तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, एरिया इनटू वेलोसिटी एट अ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ अनदर क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ येट अनदर क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड्स, है ना। ये नहीं पढ़ रहे तुम, जो पढ़ाया जा रहा है उछल उछल के, वो तो तुमने क्या ही पढ़ा होगा। तो खैर रिलेट करने वाले कर सकते हैं अच्छे से। तो A1 VD1 बराबर A2 VD2। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ, सारी बातें क्लियर? ठीक है इसको ध्यान में रखते हुए अब आते हैं J1 और J2 पे। बताओ J1 J2 का क्या हाल होगा, J1 J2 बराबर होंगे क्या? करंट डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, करंट डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि I अपॉन A क्या होता है, J, I अपॉन A क्या होता है, इस जगह पे I अपॉन A, I तो सेम है, तो इस जगह पे I अपॉन A1 और I अपॉन A2 में से कौन बड़ा कौन छोटा? अरे J1 J2 में से बताना है, J1 बड़ा होगा, J1 बड़ा होगा J2 से। जब बात तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में बताओ किसके बराबर होती है, इसके बराबर। क्या ये चीज बदली? ये चीज तो तब बदलती ना जब मटेरियल बदलता, ये कभी नहीं बदलती। टाउ कब बदलेगा, जब टेम्परेचर और मटेरियल बदलेगा। तो इसका मतलब σ1 बराबर σ2 यहां भी रहा। और अगर ये दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होंगे? नहीं, 1 बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये तो हो गया कांस्टेंट, तो जिसका J बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, तो J1 बड़ा तो E1 बड़ा। कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या बच गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम यहां से सीधा सीधा बता सकते हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया 1 के, क्योंकि इसको नीचे लेके आओगे। तो जहां एरिया बड़ा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, और जहां एरिया छोटा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। तो बताओ VD1 और VD2 में से क्या सही रहेगा? VD1 बड़ा होगा VD2 से। क्या सारी बातें क्लियर है? तो मैंने जितनी भी अभी तक तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई है वो सारी की सारी मैंने तुम्हें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दी, कंपेयर करवा के, एक इस कंडक्टर से और एक इस कंडक्टर से। अब तुम्हें बताया क्या बदलने से क्या बदलता है, क्या बदलने से क्या बदलता है। अगर मैं यहीं भी बोल देता कि मेरा मटेरियल भी चेंज हो गया तो ये भी बराबर नहीं रह पाते। अगर ये बराबर नहीं रह पाते तो फिर देखना पड़ता कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, फिर कंडक्टिविटी के हिसाब से आंसर आते। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो किसी भी चीज में? सारी बातें क्लियर? हाँ पूछ। दूसरे वाले में भी I1 बराबर I2 है, पहले वाले में भी I1 बराबर I2 है। जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। जितने टाइम यहाँ पे मतलब 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज एंटर कर गया, तो यहाँ से छूटेगा कितना, 5 कूलम। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। सेम यहाँ पे, बेशक क्रॉस सेक्शन बड़े छोटे हो, 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज एंटर करा तो उसी सेकंड यहाँ से 5 कूलम चार्ज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली। ठीक है, क्योंकि रो क्या होता है, 0। रो क्या होता है, 0। आगे बढ़े। रो ये रेजिस्टिविटी थी या चार्ज डेंसिटी थी? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी थी, और रो रेजिस्टिविटी अलग है। यहां पे मैंने रो 0 बोला है, रो 0 होने का मतलब ये नहीं है रेजिस्टिविटी 0 होगी। क्या 0 हो गया? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी विद इन अ कंडक्टर 0 है, और वो तो हमेशा ही रहती है स्टैटिक चार्ज सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी, ये चारों चीजें पता है तुम्हें, पता है ना। ये ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है, मान ठीक है, एज्यूम ही कर लेता हूँ भाई, ऐसे तुम जिंदगी में सिलेबस ना खत्म करा दो मेरे को, क्या ही कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल आंसर आता नहीं तुम्हारा। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, आओ एक और बढ़िया चीज करते हैं। अगर मैं कोई कंडक्टर लूं और उस कंडक्टर में रेस्ट्रिक्शन डाल दूं कि उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। कैसा कंडक्टर लिया? जिसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा। ठीक है, बट क्या बदला हमने? टेम्परेचर बदला। क्या बदला? टेम्परेचर बदला। टी को कराया वेरी। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का एक ग्राफ बनता है। यहां आएगी रेजिस्टिविटी, यहां आएगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों करती है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी।
तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल। तो ऐसे इसका ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जहां पे टेम्परेचर T1 आया और मेरी चार्ज डेंसिटी ρ1 आई। ऐसे ही यहाँ पे मैंने T2 पे ρ2 डिफाइन किया। तो मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा? क्या इसका स्लोप होगा ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ही इसका स्लोप होगा। ठीक है, बट यही स्लोप अगर मैं छोटे इंटरवल के लिए देखूं तो क्या डी रो बाई डी टी नहीं बन जाएगा? तो यही स्लोप फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल क्या बन जाएगा? डी रो बाय डी टी। इसका मतलब ये टेंजेंट पे आ गया। सेकंड से कहां आ गया? टेंजेंट पे आ गया। तो जैसे मान लो मेरे को इस पॉइंट पे ग्राफ, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था तो मैं ऐसे निकालूंगा, और वही क्या डिफाइन किया हमने? डी रो बाई डी टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि T2 माइनस T1 किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब बहुत छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? बहुत छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ, मैं यहां से चलना शुरू हुआ और ग्राफ ये है, तो इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका स्लोप बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ स्लोप बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है? क्योंकि खुद देखो यहाँ पे स्लोप कैसा है? जीरो। यहाँ पे स्लोप थोड़ा और बढ़ा, और ऊपर जाके तो स्लोप ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आ जाएगा, नॉट डिफाइंड पे। तो जीरो से इन्फिनिटी पे जा रहा है स्लोप, जीरो से स्लोप इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब टेन थीटा जीरो से 90 तक गया है, और वही स्लोप है। और इसी को हमने क्या डिफाइन कर रखा है? डी रो बाय डी टी। अब आगे की सुनो मैंने क्या कहा तुमसे कि अगर स्लोप बढ़ा, अगर स्लोप बढ़ा तो कौन बढ़ा? डेंसिटी? हाँ रेजिस्टिविटी, डेंसिटी नहीं। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो क्या बढ़ा? रेजिस्टिविटी बढ़ी, है ना? अब मैं बोलूं कि अगर मैंने रेजिस्टिविटी बढ़ाई तो स्लोप बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ाई तो स्लोप बढ़ा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या इक्वेशन ये नहीं बन जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो? ये इक्वेशन समझ आती है सबको? ये बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन है जैसी पॉपुलेशन की होती है। आबादी बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो आबादी और बढ़ेगी, आबादी और बढ़ेगी तो पैदावार और बढ़ेगी, पैदावार और बढ़ेगी तो आबादी और बढ़ेगी, ऐसे 150 करोड़ हो जाएगी, है ना? पॉपुलेशन, हाँ, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन, है ना? तू उपजा है कहीं से तो उपजा होगा ना, तो पॉपुलेशन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन। हाँ तो कर कर चुका ना तो कंट्रीब्यूट। तो कब तक कंट्रीब्यूट करेगा? जब तक जिंदा रहेगा, जब तक गिना जाएगा ना। ठीक है बिल्कुल यही इक्वेशन है कि स्लोप बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, और रेजिस्टिविटी बढ़ी तो स्लोप बढ़ा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम हमेशा एक प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं। वो क्या होता है? डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसका नाम मैंने अल्फा रखा। क्या रखा? अल्फा। अल्फा का यहाँ पे कुछ नाम है, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ऐसी अल्फा एक और कांस्टेंट था जो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, जिसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा है, मजे की बात है, वो भी लीनियर के लिए वैलिड है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। अगर वो लीनियर नहीं है तो इसके पास जाना पड़ेगा, और ये तुम्हारे बस की बात है नहीं, ना सिलेबस में। तो इसका मतलब मेरा ओम्स लॉ किसके लिए डिफाइन है? लीनियर के लिए। और हमने जो टेम्परेचर में, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लीनियर वायर में एक्सपेंशन देखा था थर्मल की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वो भी कौन था? अल्फा। बेसिकली कंडक्टर के लिए किस ऑर्डर का होता है? 4 कंडक्टर्स, ये 10 रेशो द पावर -3 से 10 रेशो द पावर -5 के ऑर्डर का होता है। 8 कहां से आ गया? 8 सुपर कंडक्टर बनाएगा तो 10 पावर -3 से 10 पावर -5। रिसेंटली मेरे को ये भी पता लगा कि सुपर कंडक्टर नहीं, ताजी बात नहीं है, ये तुम्हारी 1935 के आसपास की बात है। इतना इतना पुराना कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टर। मेरे को लगता था बहुत पुराना है। ओ सॉरी, बहुत पुराना कह रहा हूँ, नया ताजा कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा और पढ़ाई कर, बताऊंगा एक दिन अगर लायक हो गए तो। खैर इस साल तो मेरा मूड बहुत कुछ था लायक बनाने का, पर कोई नहीं, अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ही है ना? वो भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और उसमें भी तुम्हारा रिस्पॉन्स भरपूर नहीं आता है।
तो फॉर कंडक्टर 10⁻³ से 10⁻⁵ होगा। इसकी तुम में से कोई यूनिट बता सकता है क्या होगी अल्फा की? क्या बात है, क्या बात है। ये रो है, चेंज इन रो की डायमेंशन चेंज हो जाएगी क्या, या रो जैसी रहेगी? खत्म। तो अल्फा की पर डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी मुश्किल थी ना, तो एकदम ओलंपियाड क्वेश्चन। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं अब। तो ये हो गया अपना कांस्टेंट। ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है ही, और ये डी रो बाई डी टी। अब मुझे इसमें चीजें निकालनी है अच्छे से। अच्छे से कैसे निकालूंगा? मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट ऐसे होते हैं, रो के नीचे रो, यहाँ टेम्परेचर। हो गया इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। कहां से कहां तक कर रहे हो? किसी रो 1 से लेके किसी रो 2 तक कर रहे हो। यहाँ पे किसी T1 से लेके किसी T2 तक कर रहे हो। ये क्या आ जाएगा? लोग, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ये क्या आ जाएगा? लोग या ln रो, लिमिट कहां से कहां तक? रो 1 से रो 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? रो 2 बाय रो 1। ऐसे बीच में जो 3 स्टेप मैं खा रहा हूं वो करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। बराबर अल्फा, ये कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1। इंटीग्रेट करके क्या आएगा? T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रखोगे तो T2 माइनस T1। अब मैं कह रहा हूं टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, दोनों साइड अगर एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो एक्सपोनेंशियल और ln हट जाते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर देते हैं। तो इधर क्या बचेगा? रो 2, इधर क्या आ जाएगा? रो 1, और इधर क्या आ जाएगा? e टू द पावर अल्फा T2 माइनस T1। जिसको ये गणित समझ नहीं आई तो मेरे से करवा लो, मैं दोबारा करवा दूंगा एक एक स्टेप लग के। उस पोलो जो भी आगे। अब इस इक्वेशन की बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन क्या है? बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन ये है कि पहली बात तो ये सोल्व करना बहुत मुश्किल है, कहाँ एक्सपोनेंशियल की वैल्यू देखते फिरोगे। दूसरी चीज, ऊपर मैं कसम खा के आया तो मैं तो छोटे टेम्परेचर चेंज पे बदलाव देखूंगा, छोटे टेम्परेचर के लिए बदलाव देख रहा हूं मैं। फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, कंडक्टर के एरिया और लेंथ पे वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज बहुत छोटा है, क्या एक्सपेंड करेगा बेचारा, है ना? चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम है। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है e टू द पावर x, वो बराबर होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे चलती चली जाती है इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। अगर मेरा x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, अगर मेरा x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो अगर x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या बिल्कुल ना के बराबर नहीं हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इससे भी छोटा हो जाएगा। तो क्या सारी टर्म नेग्लेक्ट कर सकता हूं? तो अगर मेरा x बहुत छोटा है तो क्या मेरा e टू द पावर x 1 प्लस एक्स के बराबर नहीं आ जाएगा? सोच के देखो। तो इसी चीज को यहां लिख लेते हैं, रो 1 e टू द पावर पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? ये x। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस T2 माइनस T1। ठीक है, तो रो 2 क्या आ जाएगा? रो 2 आ जाएगा रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1। ये सब बातें कब है? तुम्हें पता है मैंने क्या करा है? यहाँ पे मैंने ये लिखा है इफ अल्फा T2 माइनस T1 किससे छोटा हो? 1 से बहुत छोटा हो। अगर ये 1 से बहुत छोटा है तब ये इक्वेशन काम करेगी, वरना इक्वेशन काम, इसका मतलब ये जनरलाइज इक्वेशन नहीं है। ये वो इक्वेशन है जो तुम एग्जाम में लगाओगे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे बस, ठीक है, लेकिन इक्वेशन जनरलाइज नहीं है, हर जगह नहीं लगेगी। अच्छा, वहीं पे अगर स्लोप घटता हुआ होता तो, अगर मेरा स्लोप ये घटता हुआ होता तो, डिक्रीजिंग स्लोप, अभी तो इंक्रीजिंग है ना स्लोप, अगर स्लोप डिक्रीजिंग होता तो यहाँ क्या आ जाता? माइनस। क्या आ जाता? माइनस। तो रो 2 बराबर रो 1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो किताब में कभी कोई सा फॉर्मूला यूज कर लेगा प्लस माइनस, कभी माइनस वाला यूज कर लेगा, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ जाना कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटती हुई है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ती हुई है। हाँ नहीं, टेम्परेचर घटाने, देख मैं इस साइड आऊंगा तो टेम्परेचर घटाया मैंने, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी। असलियत में मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है। ये डेल्टा टी दिख रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ फेंक दे, खत्म। हाँ, दूसरा ऐसे समझ ले, यहां से यहां जा रहा है
तो इसका फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव नहीं आएगा टेम्परेचर का, वो दिख रहा, समझ गया? तो अब स्लोप ऐसे लेके जा रहा हूं मैं, हो भी सकता है पर यहां तो नहीं हो रहा, यहां तो हम एक जनरल कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं ना, ऐसे किसी कंडक्टर के लिए बात नहीं कर रहे ना जिसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा है ना, तो चाह रहा गैलियम आर्सेनाइड बना दूं यहीं पे, उसके लिए बात नहीं हो रही है ना। पहले बेसिक बेसिक चीजें सीखो, तुम्हें लगता है कि हम तो सीधा टफ बहुत टफ चीज करेंगे, ऐसे मतलब चमकाई आ जाएगी पूरी कक्षा में हमारे, तुम बेसिक पहले करो, जब तुम मेरे को बेसिक मजबूत करके दे दोगे तब कुछ भी करवा लो मेरे से। यहां तक कोई दिक्कत? तो दोनों याद रहेंगे, ये कब है याद रहेगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है, व्हेन स्लोप इज डिक्रीजिंग, व्हेन, लिख देता हूं, भरोसा नहीं है तुम्हारा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, बुझे? कोई परेशानी? अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं हम, और रिफाइन कैसे करेंगे, और रिफाइन ऐसे करेंगे कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, अल्फा भी किस पे डिपेंड करता है, अल्फा क्या एक्सपेंशन ही तो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के हिसाब से अल्फा भी तो चेंज होगा, कहीं का कांस्टेंट, तुमने इसे किसकी तरह डील किया है, कांस्टेंट की तरह डील किया है ना, कैसा बर्ताव किया है इसके साथ, कांस्टेंट, तभी तो इंटीग्रेशन से बाहर लात मार दी उसमें, लेकिन असलियत में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सब बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा टेम्परेचर देखेंगे जिस टेम्परेचर के आसपास अल्फा कांस्टेंट होता हो, हम कौन सा टेम्परेचर देखेंगे, जिसके आसपास अल्फा कांस्टेंट होता हो, और उसको बोल देंगे रेफरेंस टेम्परेचर, क्या बोल देंगे, तो हम एक रेफरेंस बनाएंगे जिसके लिए अल्फा कांस्टेंट है, वापस बोलो, हाँ, हम एक ऐसा रेफरेंस बनाएंगे जिसपे अल्फा कांस्टेंट हो, वो रेफरेंस किसके आसपास होगा, 0 डिग्री के आसपास होगा, नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किस टेम्परेचर के आसपास अल्फा कांस्टेंट होता है, 0 डिग्री पे एक्सपेंशन आता ही नहीं, 0 डिग्री के आसपास भी एक्सपेंशन नहीं आता, तो हमने अपना एक टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर सेट कर लिया जहां के लिए अल्फा कांस्टेंट है। तो एक और बात, ये जो इक्वेशन तुमने करी है यहां से लेके यहां तक पूरा, किस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद, या फिर ये कह लो कि इस स्टेप में तुमने क्या लिया है, अल्फा इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और अगर तुमने अल्फा कांस्टेंट लिया है तो पक्की बात है तुमने रेफरेंस टेम्परेचर मतलब T1 को क्या लिया होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया होगा, तो मतलब इस टेम्परेचर की बात हो रही है एट T1 इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है ये सारी बातें? तो ये इक्वेशन बहुत ही सिचुएशनल इक्वेशन है, कुछ भी जनरलाइज नहीं है इसमें, इवन इस वाली इक्वेशन में भी कुछ भी जनरलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री, जनरलाइज इक्वेशन सिर्फ ये है, और इससे न्यूमेरिकल होता नहीं है, इससे न्यूमेरिकल कैसे हो जाएगा, इक्वेशन में नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक ये इक्वेशन है जिसको तुम मान सकते हो, हाँ ठीक है हम देखेंगे, तो वहां पे अल्फा टेम्परेचर का क्या फंक्शन है, अल्फा टेम्परेचर का क्या फंक्शन है, उसके हिसाब से कैलकुलस लगाओगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। मैं अगर तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताता मेरा काम चल जाता, पर मेरे दिमाग में कुछ किताबों के सवाल है जो मेरे को पता है कि अल्फा को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देंगे और तुमसे उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी निकलवा लेंगे, वहां पे तुम मुंह आगे रह जाओगे, आई ये तो फॉर्मूला लग ही ना रहा है। तो जो जो मैथ्स यूज करके, जो डेरिवेशन यूज करके मैं इस फॉर्मूले तक पहुंचा हूं, वैसे उस सवाल को करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन वो सवाल सीबीएसई में कभी नहीं आएगा, तो सीबीएसई में अगर तुम ये याद रखोगे तो तुम्हारा काम बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? हाँ, तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो अब तुम इंटीग्रेट करोगे ना भाई, डीटी तो वेरी करेगा ही करेगा, डीटी तो वेरिएबल है ही ना राइट हैंड साइड में, देखो अब अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया, तो अब इसको बाहर थोड़ी निकालोगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और उसको इंटीग्रेट करोगे फिर दोनों साइड आंसर आएगा, लिमिट देगा वो तुम्हें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या सारी बातें क्लियर है? तो ये फॉर्मुला बहुत ज्यादा सिचुएशनल है। सिचुएशन क्या क्या है, पहली बात हमने क्या एज्यूम किया इस फॉर्मुला को निकालने के लिए, टेम्परेचर बहुत छोटा है, टेम्परेचर चेंज बहुत छोटा है, टेम्परेचर चेंज बहुत छोटा है। दूसरा क्या एज्यूम किया कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा वो कब आया, जब रेफरेंस टेम्परेचर को 0 माना गया, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरा रो किसके बराबर होगा, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये तो T1 पे डिफाइंड है ना, रो 1 कहां पे डिफाइंड है, T1 पे, देखो ग्राफ में, और रो 2 कहां डिफाइंड था, T2 पे, तो T1 को रेफरेंस मान के 0 मान लिया, तो इसका मतलब रो नोट आ गया, ठीक है। तो ये और ज्यादा सिचुएशनल फॉर्मूला है और हकीकत में ये है एनसीईआरटी में,
ठीक है, इससे ज्यादा गंदा अप्रोक्सीमेशन और सिचुएशनल फॉर्मूला हम बना नहीं सकते थे। वो है हमारी किताब में। यहां तक सारी बातें क्लियर है? मलिक आ रहा है कुछ कुछ समझ? पक्का? ये ऐसा लग रहा कि ये साला ये कहां से आया, ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा? ठीक है। तो हमने एक और चीज पढ़ी क्या, रेजिस्टिविटी की, किस पे डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे, तमीज में डिपेंडेंसी पढ़ ली हमने। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल देता हूं, कौन था ये, किसके मुंह से निकल रहा है भाई साहब? ऐसी आवाज परमानेंट कहीं और से आएगी, जहां से निकली है वहां को छोड़ के। हाँ, सामने देखो। सवाल है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टिविटी है, मान लो, रेजिस्टिविटी भी नहीं, रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रेजिस्टेंस होगी, ये निकालना है। हाँ। और अल्फा दिया हुआ है 10⁻³ बोल बोल बोल। हाँ, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टिविटी नहीं है, क्या है, रेजिस्टेंस है। देखो मैं ही कराता हूँ, वरना टाइम बहुत लगेगा, टाइम वैसे ही कम है हमारे पास। आओ, इसको करने के दो तरीके हैं, एक एग्जैक्ट और एक जैसे तुम एग्जाम में कर सकते हो, है ना, अप्रोक्सीमेटेड। अप्रोक्सीमेटेड। तो पहले एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट कैसे करेंगे, एग्जैक्ट ऐसे करेंगे। मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन थी रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही थी। इसको क्या लिख सकता हूं, रो को आर, ये आर नोट, मैंने ए बाय एल दोनों जगह सेम रखा, ऐसा क्यों, क्योंकि एक और असम्पशन थी इसके लिए, एल और ए सेम लिया था। और वैसे भी बहुत छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए एल और ए, कंडक्टर के चेंज, कंडक्टर नहीं सॉलिड, किसी भी सॉलिड के चेंज नहीं होते, और जो हम कंडक्टर ले रहे हैं वो सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ए बाय एल और ए बाय एल कट गए, तो अपना फॉर्मूला क्या बना, आर इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले वाले केस के लिए क्या होगा, आर निकालना है मुझे, कितना गिवन है 10, 0 डिग्री पे कितना है 30, 1 प्लस अल्फा कितना है 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है, हाँ 30 माइनस 0, हाँ 30 टेम्परेचर है, सॉरी। आर नोट कहां पे है, 0 डिग्री पे, और ये कितना है 10। क्या पहली इक्वेशन तैयार? ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लगाई, समझ आया? 0 डिग्री पे कौन है रेजिस्टेंस, आर नोट, मुझे नहीं पता कितना है 0 डिग्री पे, कुछ तो रहा होगा, तो वो क्या है आर नोट। और यहाँ क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, रेफरेंस टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर, अल्फा ये रहा। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन में रेजिस्टेंस कितनी है, आर, कितने टेम्परेचर पे, 40 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे तो बदलेगी नहीं ना, 0 डिग्री पे तो आर नोट ही रहेगी। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10⁻³ 40 माइनस रेफरेंस टेम्परेचर 0। ये इक्वेशन 2 हो गई, सही बात है। अब 2/1 कर दो, 2/1 कर दो। जैसे ही 2/1 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा r/10, और इसको सोल्व करो, क्या आर नोट से आर नोट कट जाएगा? तो ध्यान से सुनना, ये 40 इंटू 10⁻³ तो ये क्या लिखा हुआ है 0.004, एक जीरो ये रही तो एक जीरो हट गई, तो कितना है 0.04, और ये क्या है 1, तो ऊपर क्या लिखा गया 1.04, 1.04। ऐसे ही यहां क्या लिखा जाएगा 1 प्लस 0.03, तो क्या आ जाएगा 1.03। डेसिमल से डेसिमल हटा, 104/103, 104/103 लगभग किसके बराबर होता है, ये होता है तुम्हारा 0.0097। क्या, क्यों, अच्छा 1.0097 के आसपास आ जाएगा ये। अच्छा, फिर जब मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर कितना आ जाएगा 10.00, इतना आ गया। तो क्या आर को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं मैं 10.09 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 10.1 ओम। लेकिन तुम्हारे वहां तोते कहां खुलेंगे, 104/103 कहां से निकाल के लाएंगे हम? मैंने तो लिख दिया, मुझे तो याद था, है ना। अगर मेरे को कोई बोल दे कि इसके बाद तुम्हें सोल्व करना है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता, घर से कर लिया ना, मैं खुद ना करूं, मेरे को तो याद था इसलिए लिख दिया मैंने। बट दिक्कत ये है, फिर ये लाओगे कहां से, वहां पे कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो फिर एक अप्रोक्सीमेटेड तरीका है हमारे पास। अप्रोक्सीमेटेड तरीके में क्या है, हम इस फॉर्मूले की एग्जैक्टनेस को बाहर में जान देते हैं, ठीक है, और हम क्या लगा देते हैं, देखो
हमें आर निकालना है, ठीक है। मुझे 30 डिग्री पे 10 दिया हुआ है, 30 डिग्री पे 10 दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा 10⁻³ दिया हुआ है, और दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस 10 है। तो आंसर कितना आ गया, ये कितना आ गया 0.03 प्लस 1 तो 1.03 इंटू 10 तो कितना आ गया 0.111 सॉरी सॉरी, तो कितना आ गया 10.1। क्या ये सही तरीका है करने का? तरीका गलत है, बट आंसर कब सेम लाके देगा आंसर, जब टेम्परेचर डिफरेंस छोटा हो। टेम्परेचर डिफरेंस यहीं भी 1000 के आसपास का डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, खत्म हो जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत स्मॉल हो, एल और ए सेम रहे, एल और ए सेम रहे, वायर लीनियर हो, ओम्स लॉ फॉलो करती हो, और अल्फा बहुत छोटा हो, अल्फा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद ये अप्रोक्सीमेशन तरीका लगा सकते हो, ठीक है। इसका वही वाला हिसाब है, आंसर जल्दी निकाल के देता है, सही गलत उससे मतलब नहीं है ना, वही वाली बात है, कुछ भी पूछा आंसर गलत है पर तेज था, वही फर्क है दोनों में। क्या दोनों तरीके समझ आते हैं तुम्हें? पक्का? तो तुम्हारे यहाँ जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो इसी से ही निपट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कि दिल के किसी कोने में होना चाहिए कि किस दिन साले ने दे दिया 1500 डिग्री, 1300 डिग्री, 1352 डिग्री, उस दिन यहाँ आ जाना चुपचाप, ठीक है। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ 1352 है, यहाँ 1352 है, यहाँ 1300 है, 2 डिग्री का डिफरेंस है, तुम ये लगा पड़ो। क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कितना है 150 और यहाँ कितना है 1560, तो अब क्या करोगे ये, सही है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है? तो ये फॉर्मूला तुमने अच्छे से चबा लिया है, तुम्हें इस फॉर्मूले में सारी बातें समझ में आती हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे रुक रुक के बताई है बातें। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फेज पे। पहला फेज इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, जो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी थी, जिसमें इक्वेशन वगैरह आती है, फॉर्मूले वगैरह आते हैं। अब जो भी इस चैप्टर में बचा है वो सब सर्किट है, वो सब सर्किट है। अब हम बस यही पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कब आता है कब नहीं आता, बैटरी में कैसे काम होता है कैसे नहीं होता, वो सब चीजें पढ़ेंगे, बैटरी का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये सब। तो अब कौन सा पार्ट शुरू हो गया चैप्टर का? सर्किट फेज, सर्किट वाला पार्ट। एक पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट बचा है। तो हाँ 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 हाँ, पता नहीं भाई, मैं देख ऐसा नहीं है कि किसी, हाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ पर मैं ई रिक्शा नहीं पढ़ाता ना, तो मैं थोड़ी देखा है। तो ये क्या लगता है मैं कितने ई रिक्शा पकड़े होंगे, और ई रिक्शा पकड़ी भी है तो मैं उसे पूछ रहा हूँ भाई लिथियम आयन है क्या, 4 बार तो वो पूछेगा किस बोतल का नाम है। शायद सस्ता माल महंगा मिल रहा हो, या महंगा माल सस्ता, मेरे पीछे पड़ जाएगा भाई, अब तो बता के जाएगा, टेस्ट करा के जाएगा। कैसा सवाल था ये, कहाँ से आता है? अच्छा, इन्होंने अपनी बहस की वजह से देख क्या करा, भाई गूगल भी तो कर सकता है। मतलब कैप्चिनो के पैसे हैं खर्च करने को, 150 रुपए, रिचार्ज नहीं करा है जैसा 240 रुपए का, हाँ। अरे तो ये चीज तो गूगल पे बता ही देगा ना, वो गूगल ये थोड़ी ना गलत बता देगा प्रधानमंत्री कौन है। हाँ ये बता सकता है साइंटिस्ट प्रधानमंत्री है, ये गलत बता सकता है, वो पैसे देके हो जाता है। खैर तुम यहाँ ध्यान दो, तुम गूगल छोड़ो, मेरा काम बंद करवाओगे। ये तो भाई प्रधानमंत्री को ही पता है हमारे। हाँ आता है, आता है भाई, लिखा हुआ आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऐसे कुछ करके आता है। जो भी है, बट झूठ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं किसी भी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई बात जेन्युइन नहीं है, मैं सिर्फ जेन्युइन पढ़ाता हूँ, बातें जेन्युइन नहीं करता, ठीक है। सामने देखो। तो सर्किट थ्योरी देखो, सर्किट थ्योरी में सबसे पहला सबसे आसान काम, पोटेंशियल ड्रॉप तभी आ सकता है जब रेजिस्टेंस हो। तो पोटेंशियल सबसे पहली लाइन है तुम्हारी, सबसे काम की लाइन है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप जानते हो ना सेकंड चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल गिर, वही पोटेंशियल ड्रॉप है, वही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल ड्रॉप ओनली अकर्स अक्रॉस, ये अक्रॉस रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं है पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है। जैसे
ये आर, यहां से करंट गया आई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ वी और वी बी में से कौन बड़ा कौन छोटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं हम, याद करो वो दिन जब पढ़ाया था मैंने, है ना, शायद लास्ट क्लास ही थी, लास्ट टू लास्ट क्लास। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन में तो हम वो लेते हैं ना जिधर पॉजिटिव चार्ज भागता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागता है, अपोजिट अलोंग भागता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज भागता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा है। तो इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन में अगर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कब? जब रेजिस्टेंस हो, ठीक है। बिना रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप आने का ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप की जरूरत ही नहीं है करंट बहाने के लिए। रेजिस्टेंस ना होने का मतलब क्या है? नो कोलिजन। अगर कोलिजन ही नहीं है तो फिर तो फ्लो कर जाएंगी ना चीजें, फिर तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लगाने की जरूरत नहीं है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो कर जाएगा। हल्का हल्का यही होता है सुपर कंडक्टर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो कर गया। ठीक है, बट वो बात की बात है, यहाँ रिलेट मत करो उससे। अभी तुम बस ये देखो वी और वीबी में से कौन बड़ा, आप बताओ। अब मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, वी ए बड़ा है वीबी से, तो वी ए माइनस वीबी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है। तो डेल्टा वी पॉजिटिव होने का ही अपने आप में क्या मतलब है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर डेल्टा वी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल राइज। ये मैंने तुम्हें रटवाया नहीं, ये तुम्हें समझाया गया है। वो अलग बात है, अगली क्लास तक तुम रट लोगे, तरीका भूल जाओगे क्या था इसको समझने का। बट फिर भी आज के लिए तो याद रहे कम से कम तुम्हें। आज तो खुशी मनाओ, कुछ तो समझ आ रहा है। तो अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, समझ तो आ रहा है ना, पोटेंशियल ड्रॉप है। नेगेटिव है तो इसका मतलब फाइनल बड़ा था, इनिशियल छोटा था, तो इसका मतलब मैं ज्यादा बड़े पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब पोटेंशियल राइज कर रहा है। क्या डेल्टा वी के सिंबल से तुम्हें पता लग चुका है कब पोटेंशियल राइज होता है, कब पोटेंशियल ड्रॉप होता है? क्लियर है सारी बातें? पक्का? ठीक है। अगली बात कर लेते हैं हम। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा? ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ किसके बराबर होता है? वी बराबर आईआर। ओम्स लॉ इज वी बराबर आईआर। तो ये जो डेल्टा वी है ये किसके बराबर होगा? आईआर। तो तुम्हें पता लग गया वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? हाँ बोल। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल होता है भाई। करंट यहां से यहां जा रहा है, तो ये जो मेरा प्लस चार्ज है इधर से इधर जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाएगा उधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब बी पे आते आते पोटेंशियल ड्रॉप हो चुकी होगी, घट गई होगी। इसका मतलब फाइनल क्या होगा? बी। इनिशियल क्या होगा? ए, मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं फाइनल ए ले लूं, फाइनल ए ले लूं और इनिशियल बी ले लूं, तो अब जो बताया वही तो होगा। समझ गया? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सारी बातें क्लियर है? मैं कहां से कहां जा रहा हूं इस सर्किट में, बोलो जरा। हाँ, ए से बी जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? ए से बी जा रहा हूं। क्लियर है? मैंने फाइनल कहां लिखा है? यहाँ। इनिशियल कहां लिखा है? यहाँ। फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव। फाइनल कहां है? ए। इनिशियल कहां है? इसका मतलब है कहां था, तो कहां गया? ए पे। तो बी से ए नहीं जा रहा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, एरो लगा रखा भाई, भाई एरो लगाया है। अच्छा, वो मैंने नहीं सुना ना, मेरे को था ना भाई, ये तो गलत नहीं कर सकते ना ये। अब मैं मान के चलता हूँ तुमने सही बोला होगा, गलत या सही मैं ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हें करेक्ट करता करता मर जाऊंगा। सही बता रहा हूँ, ऐसे करते करते 12वीं खत्म हो जाएगी, तुम्हारे 2-3 चैप्टर हो रहे होंगे बस, है ना। तो अब तो मेरे को भरोसा करना पड़ेगा तुम पे। अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा नकली वाला, तो यहीं रह जाएंगे हम। समझ है सबको? अब कोई परेशानी? वहीं पे अगर मैं ऐसे जाता तो मैं क्या लिखता? वी बी माइनस वी, और वो किसके बराबर आता? माइनस आई आर। बुझ गए? क्लियर है सारी बातें? पक्का? क्या यहां से यहां करंट भेजने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट थी? हाँ। अगर मेरा V और इसका A का पोटेंशियल बराबर हो जाता, करंट बहता नहीं। किसकी वजह से नहीं बहता? रेजिस्टेंस होने की वजह से नहीं बहता। रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप नहीं चाहिए करंट फ्लो करवाने के लिए। हाँ बता क्या हुआ? इसने पजामे पे कोई जोक पढ़ लिया, आपने ही पजामे पे। नीचे देखा हंसने चालू, कोई नहीं है इसके आसपास दूर दूर तक। क्या हुआ? सब सही है? ये वो हंसी तो नहीं है फ्रस्ट्रेशन की? कहाँ आ गया मैं?
और नाना पाटेकर जी तेरे गुस्सा आती है, हंस पड़ा। परसों की डली हुई है, ढूंढनी नहीं आती तुम्हें। डायरेक्शन उतार क्या? नहीं 8 नहीं, 11, 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। नहीं 11 साढ़े 11 के आसपास। मतलब तू देख रहा है 24 घंटे और 6-7 घंटे और 30 घंटे के बाद ये पूछ रहा है वीडियो डली। 30 घंटे तक तेरे कोई ख्याल नहीं आया पढ़ाई कर लूं? 30 घंटे तक कोई ख्याल नहीं आया पढ़ लूं, मतलब देख लूं एक बार? पढ़ा है? अरे हो जाता है यार, कभी कभी लेट हो जाता है, आदमी को भागना पड़ जाता है। क्या थे? 1 मिनट। हाँ, करंट डेंसिटी पता है। हाँ, चार्ज डेंसिटी कब पता लगेगी? लगेगी कब पता? मुद्दा ये नहीं है पता नहीं है, कब पता लगेगी? कब? पिछले 1.5 महीने से तू ये हरकत कर रहा है। ये कौन सा कैसा पेंटियम का जंग खाया हुआ प्रोसेसर है भाई साहब? स्कूल कब से बंद हो गए तुम्हारे? 24 से स्कूल बंद हो चुके हैं। रुक जा, 26 से पढ़ गया, ठीक है। चुप 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 चुप, वही ना। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का आज का दिन है। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन छुट्टी थी। 7 दिन में अगर आदमी 3-3 घंटे भी पढ़े, 3-3 घंटे भी पढ़े, तब तक खत्म कर लेता तू सारे। 7-21 लेक्चर खत्म। अरे तो स्लो, धीरे धीरे देखेगा, तेज भी तो देखेगा उन्हें। आ तो जाएगा। मेरा हाथ तेरा गाल और तेरी पढ़ाई, अगर ये तीनों साथ मिल जाए हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ हो जाएगा। अरे अच्छा अच्छा को पढ़ाया ऐसे कैसे, वो छोड़ दिया हमने जबरदस्ती करना। हाँ, तेरे को क्यों नहीं पता और चार्ज डेंसिटी? रो अपोन में 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, रुक जा, रो ही पूछ रहा हूँ मैं, रो अपोन में कहाँ से आ गया? थोड़ा सा भूल गया तो जितना याद हो उतना बता दे। कल आऊंगा, कल ये रो याद करके, ऐसे एक दिन ही चाहिए रो के लिए। बहुत रोएगा बेटा, बहुत रोएगा। छोड़ दे हरकतें भाई, पढ़ाई शुरू कर ले। करता हूँ पढ़ाई स्टार्ट, फिर कोई याद आ जाता है, फिर छुट के चल लेता हूँ या कहीं और पहुंच जाता हूँ। वो तो पढ़ रहा है, वो तो नोट्स बनाने चालू कर दिया उसने। रुक जा रुक जा रुक, तू चुप रह ना। कहाँ है नोट्स? मुझे परसों तक चैप्टर 1 के तेरे से कंप्लीट नोट्स चाहिए, और जो तू नोट्स बना के लाएगा मैं उसमें से कुछ भी पूछ लूंगा। कुछ भी, क्योंकि तूने खुद बनाए हैं, किसी और का हाथ पकड़वा के तो नहीं बनवाया, खुद के हाथों से बनाएगा। और टीपे का भी नहीं, बुद्धि लगा के बनाएगा। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ याद हो जाएंगे वो सारे लिखते हुए। इम्पॉसिबल है ये चीज, अगर तूने खुद से समझ समझ के नोट्स बनाया टाइम देके, और तू भूल जाए उसमें से कुछ। तुझे एक एक चीज बताओगी मैंने ये क्यों लिखा था। पूरा एक चैप्टर का नोट चाहिए मुझे परसों तक। और परसों अगर छुट्टी हुई तो एक और गायब हो जाएगा। इसका श्योर नहीं है, इतना कैजुअल छुट्टी कैसे ले सकता है कोई? 12वीं है ये। एक बात बताइए, हरियाणा का कोई बीए पढ़ाने वाला कॉलेज है क्या जहां पे जाओ ना जाओ फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर मास्टर दे देगा? ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी चल रही है ये। तो मार मार के पक्का ही जो कर दूंगा, ये सारे कच्चे पक्के भूल जाएगा। तू तो हैवी पिलपिला सा मारते हुए मजा भी होता आएगा। हद है यार, आदमी मेहनत कर करके पागल है, ये पढ़ नहीं दे रहा। इसकी वजह से ये पिल गया। तू बता तेरा क्या हिसाब है? और सबके सामने बताएगा ये, है ना? फिर सब मारेंगे इसको। क्योंकि मैं छूट दूंगा। अरे मैंने रख रखे हैं, हायर कर रखे हैं मारने के लिए। मैं ही बोलूंगा, मेरे सामने ही मारेंगे, बाहर नहीं मारेगा कोई भी। ठीक है, मेरे से मार खाएगा, ज्यादा दिक्कत होगी?
इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, झेल जाएगा। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गोल गोल तो ये भी है पांडा सा, इसको भी मारने में मजा आएगा, ठीक है। हाँ, अगले फ्राइडे तक सारा हो जाएगा। ये फ्राइडे से अगला फ्राइडे मांगा है इसने, पहले 2 चैप्टरों के लिए। चैप्टर 1 नहीं, चल तेरा भी यही है, अगले फ्राइडे तक दोनों चैप्टर। हाँ, दोनों चैप्टर, 7 दिन है, दोनों चैप्टर। बहुत आसान होता ना, साथ के साथ चल लेता। ट्यूशन का तो पता नहीं भाई साहब, जैसे तुम ज्ञान लेके घूम रहे हो ना, जितनी मेहनत के बाद संडा जरूर रख सकते हैं यहाँ का नाम। आओ दोबारा देखो, इसको बताना। वी ए माइनस वी बी निकालो, वी ए माइनस वी बी, रीजन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल चाहिए भी नहीं मेरे को करंट फ्लो करवाने के लिए। वी बी माइनस वी है, क्या तुम्हें पहली लाइन भली बात समझ आती है? कोई भी दिक्कत? तो मेरे को कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल राइज के लिए क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। बिना रेजिस्टेंस के ना तो पोटेंशियल राइज कर सकता ना पोटेंशियल ड्रॉप कर सकता। और ड्रॉप कब करता है तुम्हें पता है, राइज कब करता है तुम्हें ये भी पता है, ठीक है। इसमें बताओ कोई भी दिक्कत हो अभी तक? और जहां रेजिस्टेंस है ही नहीं वहां ना तो ड्रॉप होगा ना राइज होगा, दोनों एंड पॉइंट की पोटेंशियल बराबर होगी। जैसे मान लो मैंने कोई सर्किट दे दिया तुम्हें, बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, या वी बी माइनस वी ए, बताओ वी बी माइनस वी ए क्या होगा? हाँ, वी बी माइनस वी ए इज, जल्दी बोलो। ये तो बोलना आता ही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है पेपर दूध पीते बच्चों के लिए बनेगा? नेगेटिव है पॉजिटिव है ये बताओ, वैल्यू पूछेगा वो। वी बी माइनस वी ए माइनस आई आर। अच्छा ऐसे ही वी डी माइनस वी बी बताओ, वी डी माइनस वी बी बताओ, माइनस। अच्छा ऐसे ही वी सी माइनस वी ए बताओ, वी ए माइनस वी सी बताओ, बोलो। अच्छा और वी डी माइनस वी सी बताओ, वी सी माइनस वी बताओ, वी माइनस, अच्छा ये दो नाम रख दिए, वी ई माइनस वी एफ बताओ, वी एफ और वी डी माइनस वी एफ बताओ। ये सब के सब जीरो हैं, सब के सब जीरो हैं, जो भी मैंने पूछा है सबके सब जीरो है, कहीं रेजिस्टेंस नहीं है कोई। तो ना तो पोटेंशियल राइज आएगा ना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। दोबारा से अगर मैं तुमसे पूछूं वी बी माइनस वी डी बताओ, जीरो। वी ई माइनस वी सी बताओ, वी सी माइनस वी डी बताओ, जीरो। वी एफ माइनस वी बताओ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जिस, हाँ जिस एंड पॉइंट पे रेजिस्टेंस है बस वहीं पोटेंशियल ड्रॉप या राइज आ सकता है। जहां रेजिस्टेंस नहीं है वहां ना तो पोटेंशियल राइज आएगा ना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा शायद मैंने इतने डिटेल में क्यों किया था सेकंड चैप्टर में, कि पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, और मैंने दोनों को रिलेट भी किया था, वो काम आ रहा है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो यहां तक सारी बातें समझ आती है तुम्हें, पक्का? अब आते हैं बैटरी पे। बैटरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी। हाँ बोल, हो गया 1 सेकंड। हाँ 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 ये करंट है। अब इस बी पॉइंट के बाद इसको पोटेंशियल नहीं चाहिए फ्लो करने के लिए, कहीं भी फ्लो कर सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। और अगर कहीं फ्लो करेगा तो अभी कि तुमने क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह पढ़ा नहीं है तो इसका इजीएस्ट पाथ ये होगा, इसका रीजन बताऊंगा, ऐसे ही क्यों फ्लो करेगा बाद में। अभी तो तुम्हें ये बताना चाहिए कहां पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब मैंने कहा आइडियल बैटरी क्या होती है ना, एक तू वो लाया कर, फीता लाया कर जिसमें ये सारी चीज बंधी हुई हो, जिसकी, हाँ ऐसा कुछ कुछ, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा बोला जाता है कि जिसकी V0 हो वो आइडियल बैटरी है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो या जिसकी पोटेंशियल जीरो हो वो आइडियल बैटरी है। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडियल बैटरी की पोटेंशियल जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, दोनों सही है। तो आइडियल बैटरी की डेफिनेशन जैसे इसने कहा, आइडियल बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिसका ईएमएफ बदलता नहीं है, जिसका ईएमएफ बदलता नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है आइडियल बैटरी की? विच हैव कांस्टेंट ईएमएफ। अब तुम्हारी दुनिया में एक और नया शब्द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं है ये, इलेक्ट्रोमोटिव
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है। फोर्स नहीं है, क्या है ये? पोटेंशियल। नॉट अ फोर्स, नॉट अ फोर्स बट अ पोटेंशियल। फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है। कौन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब ये कौन सी पोटेंशियल है, कैसी पोटेंशियल है? ये वो पोटेंशियल है जो एनोड और कैथोड के बीच में होती थी सेल में। ये कौन सी पोटेंशियल है जो एनोड और कैथोड में? जैसे जैसे सेल इस्तेमाल होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्या ईएमएफ घटती है सेल की? हाँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, कोई सा भी सेल हो, केमिकल रिएक्शन एनर्जी देती है और एक टाइम बाद खत्म हो जाती है, वो केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो उसके बाद हमें ईएमएफ नहीं मिलती। इसका मतलब शुरुआत में ईएमएफ ज्यादा थी और फिर समय के साथ साथ ईएमएफ घटती चलेगी। वो थे प्रैक्टिकल सेल। कैसे थे? लेकिन ये कैसे सेल है? आइडियल। तो आइडियल सेल मतलब आइडियल बैटरी में ईएमएफ ना घटेगा ना बढ़ेगा, वही रहेगा जो है। तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। और ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का? जो तुमने सेल पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसके कैथोड और एनोड के बीच की पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? क्या? वी जीरो भी हो सकता है और नोट जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है आइडियल बैटरी का वी जीरो होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आइडियल बैटरी होती है जिनका वी जीरो ना भी हो और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हाँ, मैं सारी बातें बताऊंगा भाई। लिख के भाग गया क्या मैं? आर पार हो गया क्या? अच्छा, ऐसा? गेट तो कोई और मार के जाता है नीचे वाला। बाइक में लात तो कोई और मार रहा था एक दिन, बाइक में। नहीं, खा जा कसम, तूने कभी बाइक में लात नहीं मारी अपनी? नहीं मारी? मैं कैमरे में देख रहा था, इससे स्टैंड नहीं लग रहा था। बाइक में लात मार रहा खड़ा होकर। एक बात बता, सही कब रहता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सामने आजा सामने आजा सामने आजा, बस सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब वी जीरो है, जब वी जीरो है पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ेंगे वी जीरो नहीं है। ठीक है। अगर वी जीरो है तो तीन केस हो सकते हैं। ये क्या है? ईएमएफ। ये क्या है? ईएमएफ। यहाँ पे करंट जा रहा है, तो मुझे बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा? तो ध्यान से सुनना। अब जिधर जो टर्मिनल आएगा उस टर्मिनल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बैटरी के केस में पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताएगा? बैटरी का टर्मिनल। ठीक है। ये बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, करंट दे रही है या ले रही है? दे रही है। तो इसने सेल की एनर्जी यूज करी मुझे करंट देने में, ये तो हुआ है। तो बैटरी मेरे को काम करके दे रही है, बैटरी मेरे को काम करके दे रही है। और जो बैटरी मेरे को काम करके दे तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ ना, है ना? तो इसका मतलब जो ये वी ए माइनस वी बी आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। और कितना होगा? ई। आई आर कहां से आया? हाँ, कितना होगा? ई। और इसको वैसे कैसे देखोगे? रटने वाला हिसाब क्या होगा इसका, कि करंट तो इधर जाए, इधर गया ना, यहां से आ गया करंट, और तुम क्या देख रहे हो? वी ए माइनस वी बी। तुम जब वी ए माइनस वी बी देख रहे हो तो वी ए से चल के वी बी पे जाओगे, वी ए से चल के वी बी पे जाओगे तो किस टर्मिनल पे टकरा जाओगे? पहले पॉजिटिव टर्मिनल पे टकरा, पॉजिटिव टर्मिनल पे टकराओगे तो प्लस आ गया। ऐसी अगर मैं इसी में पूछ लूं वी बी माइनस वी ए, तो वो किसके बराबर आएगा? माइनस ई। क्यों? क्योंकि अब तुम यहां से यहां जा रहे हो तो पहले किस पे टकराए? नेगेटिव टर्मिनल पे। क्या ये देखना आ गया तुम्हें? अच्छा, ऐसे ही अगर इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग। इसका मतलब बैटरी काम करके दे रही है, बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है। ऐसे ही अगर करंट ऐसे हो, ये ए ये बी, तो वी ए माइनस वी बी बताओ क्या आएगा? प्लस ई। यहां तक कोई इशू? पक्का? वी ए माइनस वी प्लस ई आ गया, तो इस केस को बोलेंगे क्या? चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? चार्जिंग। द करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये करंट दे रहा था, हाँ ये चार्ज होगी, चार्जिंग। तो इसका मतलब हम बैटरी को एनर्जी दे रहे हैं, वी आर
प्रोवाइडिंग एनर्जी टू बैटरी। हाँ बोल, अब बोल। कैसे बता, कैसे बता? भाई मैं बैटरी देख रहा हूँ या वायर का पोटेंशियल ड्रॉप देख रहा हूँ? तो बैटरी में कौन से टर्मिनल पे गया है तू? पॉजिटिव। रिकॉर्ड हुआ है बकायदा, जाके देखियो। इतनी आसान बात थी। मैंने क्या बताया? बैटरी के टाइम पे बैटरी का टर्मिनल देखोगे, रेजिस्टेंस तो मैंने लगाई भी नहीं है दादा। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन में ना तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं क्लासिफिकेशन चेंज कर देता हूँ। कभी कभी ना इसको ऐसे भी बोला जाता है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सेल में जो आयंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है आपस में मूव करने में। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो आइडियल बैटरी है, डेफिनेशन गलत है, ऐसा भी पढ़ाया जाता है ना? अब आइडियल बैटरी दोनों हो सकती है, एक में रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, एक में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ना हो। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोलाइट की। केमिस्ट्री में सेल तो पढ़ा होगा, ये तो मान के चल सकता हूँ ना। तो जो केमिस्ट्री में तुमने सेल पढ़ा है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वही है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर बराबर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? आर बराबर जीरो के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें कहीं भी कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो लिख ले आई आर ले। ठीक है, ये टर्मिनल के हिसाब से देखा जाएगा। ये क्या हो रही है? बैटरी चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब मैं बैटरी को एनर्जी दे रहा हूं। ठीक है, तीसरे केस पे आ जाओ। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो अगेन वी ए माइनस वी बी बताओ। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, वी ए माइनस वी बी। कहां से कहां गया हूं मैं? यहां से यहां। तुम तार से अपना मन हटा लोगे, बैटरी पे ले आओगे उसे। बैटरी पे ईएमएफ कितनी है? ई। ए से कहां गया? बी। तो पहले कौन सा डंडा आया? पॉजिटिव वाला, तो क्या लिख दिया? साइन पॉजिटिव। और वैल्यू क्या रहेगी? ई। क्लियर है? तुम पता है कहां दिक्कत कर रहे हो? तुमने ये सीखा तार वाला, तुमने कहा बैटरी कोई हो वही ना है कुछ। हम तो आज भी तार पे ही चिपकेंगे जाके। अरे बैटरी के हिसाब से देख लो, अब अलग से बैटरी पढ़ा रहा हूं। तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई। क्या है वो? ये ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसका? सेल का, बैटरी का। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए कैसी बैटरी है ये सब? आइडियल। इसीलिए देखो, करंट ये दे रही हो बैटरी, ये बैटरी करंट ले रही हो, करंट ना फ्लो कर रहा होगा, ये क्या है? बैटरी नॉट बीइंग यूज्ड, बैटरी नॉट इन यूज, नॉट इन यूज। मैं यूज ही नहीं कर रहा इसको, तो अभी इसका ईएमएफ क्या है? ई। यही तो मतलब है इस बात का। क्या ये सारी बातें समझे? जिसको पूछना हो कुछ पूछ लो, आराम से टाइम ले लो। बैटरी तुम्हें ज्यादा भारी पड़ गई, ऐसा कि जैसे पढ़ने की बजाय उठानी पड़ गई हो। हाँ हाँ, जल्दी पूछ। नहीं, अब तो मैंने खुद बोल दिया ना, पूछ। एक होता है ना आदमी बात भी बता रहा है और लिख भी रहा है और एकदम से हाँ ये बताओ पहले, सब काम छोड़ के स्टैचू हो गए। हाँ बता। हम्म। सर्किट है ही नहीं यहाँ। सर्किट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, तो पहले मेरे को बेसिक एलिमेंट पढ़ाने होंगे। अभी मैंने क्या लिया? पहला एलिमेंट क्या लिया था? रेजिस्टेंस। दूसरा एलिमेंट क्या लिया था? सिंपल वायर बिना रेजिस्टेंस की। फिर तीसरा क्या लिया है मैंने? बैटरी। तो तीनों एलिमेंट अलग अलग पढ़ाए, फिर तीनों एलिमेंट को जोड़ूंगा, तब भी सर्किट नहीं आएगा। सर्किट तो बाद में आएगा ना, जब तुम्हें ये सब इनके साथ मिला के खेलना सीख जाओगे, तब आएगा कंप्लीट सर्किट। ठीक है, और पूछ, क्या पूछना है? क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पक्का? अब मैं दोनों को मिला रहा हूँ। किस किस को मिला रहा हूँ? किस किस को मिला रहा हूँ? रेजिस्टेंस और बैटरी दोनों को मिला रहा हूँ। अब लिखना पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे भी क्या लिखा है? पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे भी क्या लिखा है? बैटरी के केस में पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा ही किसके बराबर होता है? ई, क्योंकि वो कैसी है? आइडियल। आइडियल केस में बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होता है, चाहे बैटरी यूज हो, चाहे चार्ज हो, चाहे डिस्चार्ज हो। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब मैं बता ही चुका हूँ। क्या बैटरी को देखना आ गया है तुम्हें? क्या रेजिस्टेंस वाली वायर को देखना आ गया है? और दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी आ गई तुम्हें? पक्की बात?
बताओ जल्दी जल्दी। वी ए माइनस वी बी बोलो। वी ए माइनस वी बी, बताओ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि राइज? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन तो आ गया प्लस, 2 तिया 6 का ड्रॉप आ गया। बूझ गए? नहीं आया समझो, पूछ लो मौलिक, ये तो आसान है, आ रहा होगा समझ। वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी पहले किस पे टकरा है, तो कितना आया माइनस 6 वोल्ट। अब वी ए माइनस वी सी निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वी ए माइनस वी सी को खुद बताओ, ये नहीं लिख सकता वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, क्या ये कट गए? तो क्या आया, वी ए माइनस वी सी किसके बराबर आएगा? कैसे? हाँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, प्लस है, इसकी वैल्यू क्या थी, तो कितना आ गया? हाँ पूछ। हाँ जब तक तूने एक बात खुद से नहीं बोली, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कुछ नहीं सिखा पाए तेरे को, अब तूने अपने मुंह से बोल दी, अब सीखा है तू। मैं चाहे 1 करोड़ बार बोल दूं, मैंने कितनी बार बोली है यही बात। ये थोड़ा सा तेरे को इस हैबिट से बाहर आना पड़ेगा भाई, कि जो सामने वाला बोल रहा है उस पर ट्रस्ट करके उसको सीख ले। तुझे क्या है, जब तक तुझे कोई स्पेशल अटेंशन देके चबवा के तेरे से मुंह से नहीं निकलवा लेता वो बात, तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाता। थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, वरना हम स्लो हो जाएंगे सब, स्पेशली मैं तो पढ़ा सकता हूँ ना काफी तेज। हाँ इसने जो मैंने बताया पिछले आधे घंटे में, वही इसने एक लाइन में बोला बस। क्या बोला था? बैटरी में जिस डंडे पे आ रहे हैं उसका साइन आ जाता है, ऐसे कुछ बोला था। ठीक है, हाँ तो एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता ना, मतलब तो यही था ना उस बात का, एग्जैक्ट शब्द यही बता पाएगा, है ना। ऐसी जिज्ञासा तुम्हें अगर बचपन से होती साइंस में, जैसी बात जानने में है। अच्छा ये भी अगर मैं पूछ लूं तुमसे, वीसी माइनस वी बी, ये बताओ कितना होगा? लिखवाओ। यहां से चल रहे हैं, पहले आया +2, फिर मेरे को बताओ ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है? करंट कहां से कहां जा रहा है देखो, करंट तो यहां से यहां जा रहा है ना, ये है करंट की डायरेक्शन, तो राइज हो रहा है, राइज होने पे माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.5 × 2 मतलब 1.5 का दुगना 3, तो माइनस का 3। अच्छा फिर माइनस का 3, तो कितना हो गया, -6 + 2, तो कितना आ गया, -4। सीख पाए? कोई दिक्कत आ भी रहा है तुम्हें कुछ समझ? मौलिक, सौरभ, निकलवाओ। कौन कौन से पॉइंट के पूछा है, पहले इस और इस पॉइंट के लिए पूछा है, फिर उस वाले और इस वाले पॉइंट के लिए पूछा है ना। तो पहले वी ए माइनस वी सी निकाल ले, आओ। क्या ये ड्रॉप है? हाँ तो कितना आया, 2 प्लस का, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो -2, फिर ये 3 × 2, और ड्रॉप है तो प्लस, तो कितना आ गया 6, 7 के साथ हो, फिर यहां गए तो प्लस का 5, फिर ये ड्रॉप की राइस, राइस तो कितना आया, माइनस का 2 × 1, क्या
कहाँ, ये वाला है ना, देख ये करंट कभी तो यहाँ भी पहुंचेगा ना, बह रहा है क्योंकि है बहता है, तो बहता बहता ऐसे तो नहीं है यहाँ रुक जाएगा, जाएगा आगे तक। तो यहाँ से यहाँ जब दो करंट का फ्लो, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में से, तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 6। ड्रॉप तो प्लस का, यहाँ पे प्लस का फट्टा है तो +5, यहाँ पे राइज आएगा पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आया तो घटती हुई पोटेंशियल इधर थी, और मैं उधर जा रहा हूँ तो मुझे तो बढ़ती ही नजर आएगी ना। क्या इस ब्रांच में इसका करंट लूंगा ना, ये अभी बताऊंगा क्या चल रहा है ना। तो अभी कितना आ गया, -2। अगर मैं 1 एम्पियर का देखूं यहां से लेके यहां तक, तो कितना आए, ये तो समझ आ गया, ठीक है। जोड़ भाग कर लो इसको, 2 से 2 गया और 5 में से 2 गया 3, 6 और 3 9 वोल्ट आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक, पक्का। अच्छा अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आते हैं। ये एक जंक्शन है, क्या है ये, एक जंक्शन है, और पहली क्लास में मैं तुम्हें किरचॉफ का पहला लॉ बता चुका था, क्या है कि जितने क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ये इस क्रॉस सेक्शन पे कितना करंट आया, 2 इधर से 1 उधर से, तो यहां कितना जाएगा, किरचॉफ लॉ पहली क्लास। अब पता लग गया वहां पे ये क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां चला गया 2 और 1 भी यहां चला गया, ठीक है। क्योंकि इस जंक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 2 आने वाले करंट थे, इस जंक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 2 आने वाले करंट थे, तो इसमें दोनों ऐड होके चले जाएंगे। समझ आया, ये तो पढ़ाया था, ठीक है। तो अब यहां से 3 करंट का है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो वी माइनस वी भी बताओ फटाफट क्या आएगा। तो यहां से लेके यहां तक तो सारा खेल सेम रहेगा, तो मतलब ये चीज तो कॉपी हो जाएगी एज इट इज यहां तक। अब इससे आगे 3 दूनी 6 प्लस का, क्यों, क्योंकि ड्रॉप है, फिर ये प्लस का 3, फिर ड्रॉप ही है अभी भी, तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर का करंट है, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, 6 और 6 12, और 9 3 12, 12 और 12 24, 24 वोल्ट आ गया। समझ पाए हो गया ये सारी बातें, पक्का अच्छे से। तो ये थी सर्किट थ्योरी की शुरुआत, सर्किट थ्योरी की महज शुरुआत है, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें एलिमेंट मिक्स करने बता दिए। अब इसके बाद हम अपने सर्किट पे चलेंगे। सर्किट से पहले जहां तक मैं तुम्हें पहले कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा इसके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ा के फिर कुछ ऐसे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाऊंगा जो बिना किसी अलग तरीके की टेक्निक के सोल्व करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, जब तक तुम्हें पॉइंट पोटेंशियल मेथड या फिर सिमेट्री वगैरह वाले रूल ना आते हो, ठीक है। तो जब तुम्हें ये सारे सिमेट्री वाले रूल, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, तुम कुछ सवाल ऐसे होते रेजिस्टेंस के बहुत दिमाग लगा के कर पाओगे बस, ठीक है। तो एक वो फेज है जिसमें मुझे अलग से रेजिस्टेंस पढ़ानी है, और एक वो फेज आएगा जिसमें फिर मुझे उसको सर्किट में अप्लाई करवाना है। तो अब 2 पोर्शन रह गए सर्किट थ्योरी के। पहले चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक करंट, दूसरा सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक जिसमें मैं तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आती है, सीरीज और पैरेलल। अब तुम्हें लगेगा हमें तो आती है सीरीज और पैरेलल, अगेन अगर मैं कह रहा हूं मैं सिखाऊंगा तो तुम जानते हो फिर किस लेवल पे बात होगी, है ना। तो पक्का ऐसे कोई सर्किट हो दूंगा, ऐसे ये वाले सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये मान लो 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये सब नहीं करेंगे, ये तुम्हें 10वीं क्लास से आता है, इसके आगे की बातें करेंगे, है ना। ये होने के बाद फिर मैं तुम्हें सर्किट थ्योरी पढ़ाऊंगा। सर्किट थ्योरी में हमें सर्किट सोल्व करना होता है पूरा, जिसकी ये बात करने वाला था आज, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद एक और बड़ा चैप्टर हमारा बचेगा। नहीं, इसके बाद मुझे कराना है कैपेसिटर, इसके बाद कैपेसिटर कराना है। तुम्हें रीजन समझ आएगा इसके बाद क्यों कराया था। तो इसके बाद कैपेसिटर कराऊंगा, कैपेसिटर कराने के बाद फिर 4th चैप्टर, जो कि बड़ा चैप्टर है, ये भी बड़ा चैप्टर है। अगर ये 4 चैप्टर तुम्हारी छुट्टियों से पहले हो जाते हैं तो सिलेबस काबू में है अपना, ठीक है। क्यों, जो पढ़ाता हूँ वो खोल के देखता है और बंद कर देता है फिर कि छोड़ो अपने उसका नहीं है। हाँ हाँ, उसी डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। हाँ हाँ, बस वही है। हाँ, उससे ज्यादा तोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वही कैपेसिटर है। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ाया, थोड़ा सा स्वाद में तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें कि ऐसा हो सकता है Q बराबर 0 और करंट 0 ना हो, पढ़ाया है ना। हाँ, Q फ्लो 0 और करंट 0 ना हो। कैपेसिटर में ऐसी सिचुएशन आएगी कि Q 0 होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, और कई बारी I 0 होगा लेकिन चार्ज फ्लो कर रहा होगा। वो तुम तब समझ पाओगे जब यहां से करंट अच्छे से सीख के निकले हो, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।